नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फाइनेंशियल सजेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पर और वो यह है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है। हर किसी के इन्वेस्टमेंट का गोल अलग-अलग होता है। किसी को लाइफ से किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ्टी चाहिए होती है, तो कोई ग्रोथ को कंसीडर करता है, तो कोई हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। यह इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके हैं दोस्तों, जैसे कि हर बंदा अपने इन 3 में से किसी एक वे को ही चुनता है। यानी कि या तो कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चुनता है या कोई ग्रोथ जिसमें कि बैलेंस्ड बना रहे और कोई हाई रिटर्न जिसे कि रिस्क का कोई डर नहीं होता। लेकिन एक गलती सब करते हैं इन्वेस्टमेंट का तरीका चुनते समय, और वो यह है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूसरों को देखकर करते हैं। आज हम समझेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को कैसे जान सकते हैं। यानी आपके लिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है, यह पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम इस चीज़ को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। और हमारी इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है नेहा, जो कि एक टीचर है और हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाती है और मार्केट के नाम से डरती है। यानी कि उसे मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, उन्हीं में ही पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हो गई और एफडीज़ वगैरह। सेकंड जो स्टोरी है वो हमारे पास समीर की है, जिसमें हमारा कैरेक्टर एक आईटी एम्प्लॉय है और वो एसआईपी, एफडीज़ और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। समीर अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बैलेंस के तौर पर बनाकर चलता है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा पैसा मार्केट में भी रखता है, जहाँ पर कि वो म्यूचुअल फंड को टारगेट करता है और सेफ इन्वेस्टमेंट तरीकों को, यानी कि पोस्ट ऑफिस की और एफडीज़ को भी चुन के रखता है। फिर उसके बाद बात करेंगे एक थर्ड कैरेक्टर जिसका नाम राहुल है, और यह एक बिज़नेस माइंडेड पर्सन है और वह आईपीओज़ लाइक ये जो आपके डायरेक्ट स्टॉक्स होते हैं, क्रिप्टो हो गई और कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है। राहुल को रिस्क लेने से डर नहीं लगता है, क्योंकि ये इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके से पता लग जाता है। अब आप सोचिए कि आप जैसा फ़ील करते हैं, मतलब आप जैसा फ़ील करते हैं वो कैरेक्टर इन 3 कैरेक्टर में से किससे मैच करता है, ठीक है? तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो डीएनए है वो आपको पता लग जाएगा कि आप किस ज़ोन में फ़ॉल कर रहे हैं। लेकिन रिस्क प्रोफ़ाइल, क्योंकि दोस्तों क्योंकि क्या होता है, रिस्क प्रोफ़ाइल समझना सबसे पहला कदम है इन्वेस्टमेंट जर्नी का। यह क्यों है, हम धीरे-धीरे आगे इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि गलत ज़ोन में इन्वेस्ट करना आपके लिए स्ट्रेस और लॉस दोनों बन सकता है, राइट? तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका जो माइंडसेट, आपका जो ज़ोन है वो किस तरीके का है, ताकि आप उसी ज़ोन में पहले इन्वेस्ट करें, फिर धीरे-धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करें नेक्स्ट ज़ोन में जाने के लिए, ठीक है? तो चलिए पहले हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट के जो ज़ोन्स होते हैं, यानी कि सेफ, ठीक है, ग्रोथ एंड रिस्क, और रिस्क जो हमारा तीसरा था वो था हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व था। तो उनको वन बाय वन टारगेट करते हैं, ठीक है? तो पहले हमारा, जैसा कि हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप होते हैं कि भाई होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके आते हैं, हमें उन्हें पहले समझना होगा। यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई लूज़ करने का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे रिटायर्ड लोग हो गया, या फिर दो वह निवेशक जो कि जोखिम से डरते हैं, या जिनको कि फाइनेंशियल वो जो बिल जिन्हें फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अभी नए-नए आए हैं। इनके लिए पैसा सेफ रखना, मतलब इनके लिए पैसा सेफ रखना या रहना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो यह ज़ोन उन्हीं के लिए बना है। ठीक है दोस्तों? सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमें एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एफडीज यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों पहले कि ये शुरू की जो 3 स्कीम है वो आपको मोस्टली पोस्ट ऑफिस के द्वारा देखने को मिलती हैं, ब के द्वारा ऑपरेट होती हुई देखने को मिलती हैं, जबकि एफडीज़ आपको बैंक के ज़रिए मोस्टली ऑपरेट होते हुए देखने को मिलती हैं। अब चलिए एक-एक करके हम इन स्कीम्स का
तो इस स्कीम्स के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। पहली आपकी एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपको हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलता रहता है, बिल्कुल सैलरी के जैसे। यह उन सीनियर सिटीज़न्स या उन लोगों के लिए परफ़ेक्ट है जो मार्केट के उतार-चढ़ाव से बचकर एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। इसमें आपका पैसा इसमें आपके पैसे की सेफ्टी बनी रहती है और आपको अपना मंथली बजट ईज़िली मैनेज करने में मदद मिल जाती है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पैसा मंथली रूप में इससे प्राप्त करते रहते हैं। सेकंड स्कीम की बात करें एनएससी की, तो दोस्तों ये स्कीम सेफ रिटर्न के साथ-साथ हाँ, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमें एनएससी यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। यह स्कीम सेफ रिटर्न के साथ-साथ टैक्स सेविंग का ज़बरदस्त कॉम्बो है। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही गारंटीड मिलते हैं और एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो ये काफ़ी टफ होता है और आपको कुछ लॉस भी हो सकता है, यानी कि जो अमाउंट आपको एक्सपेक्टेड होता है, उससे आपको कुछ कम ही देखने को मिलता है, अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अपने पैसे को कुछ साल के लिए बिना किसी टेंशन के सिक्योरली ग्रो करना चाहते हैं, साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। यह स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एकदम किंग है। इसमें आपको 15 साल का कमिटमेंट देना पड़ता है, लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट टैक्स फ्री इंटरेस्ट के साथ आता है और प्रिंसिपल भी सिक्योर होता है, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलेगा उसमें जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा, साथ-साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका टैक्स फ्री होता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इस अकाउंट को बड़े अपने बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि आप इस बच्चों के नाम पर अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कुछ एजुकेशन या फिर शादी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम के ज़रिए उस प्लानिंग को पूरा कर सकते हैं। थर्ड पे आता है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉज़िट। यह एक शॉर्ट टर्म या सेफ पार्किंग ऑप्शन है, जो आपको स्टेबल रिटर्न और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन ध्यान रहे, कभी-कभी इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम हो सकता है। इसलिए स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये परफेक्ट नहीं है। सेफ्टी और लिक्विडिटी प्रायोरिटी हो तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छे चॉइस बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जब हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो नॉर्मली 7 पॉइंट कुछ के बेस पे चल रहा होता है और एफडी के रेट्स कुछ बैंकों में 7 से कम भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इसमें हो सकता है कि आप अपने इन्फ्लेशन को, वो मार्केट में चल रहे इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाएँ, बल्कि आप लॉस में आ जाएँ। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं जिसमें आप लिक्विडिटी कभी भी कैश को विथड्रॉ कर सकें, तो उस बेस के लिए ये फिक्स्ड डिपॉज़िट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मिस्टेक अलर्ट की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मिस्टेक अलर्ट्स हमें इसमें क्या-क्या देखने मिलते हैं और इस मिस्टेक अलर्ट को हम अपने जो हमारा कहानी का कैरेक्टर था उससे जोड़ करके देखते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। नेहा, जो कि हर साल अपना पैसा सेफ ऑप्शन में इन्वेस्ट करती है, यह सोचकर कि इसमें रिस्क नहीं है और टैक्स भी बचेगा। लेकिन जब एकदम से उसे इमरजेंसी आ गई, तो उसे समझ में आया कि भी सेफ ऑप्शन में पैसे को मैच्योरिटी से पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ लेसन यह है कि सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा सिक्योर होना है, लेकिन लिक्विडिटी कब पैसे मतलब आप कब पैसे निकाल पाओगे, यह भी आपके लिए सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर अलर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि देखिए, सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल देंगे तो पैसा सेफ तो रहेगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। वेल्थ क्रिएशन से मेरा मतलब है दोस्तों, जितना इन्फ्लेशन रेट होता है आप उसे बीट नहीं कर पाओगे और आप अपने आप को नेक्स्ट जोन में पुश नहीं कर पाओगे, यानी कि अगर आप अपने आप को ग्रोथ जोन में नहीं फिट कर पाओगे। ठीक है? तो बड़े सिटीज़ में जहाँ इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ये जस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर तो रखेगी, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं दे पाएगी। और एफडीज़ की बात करें, एफडी का रिटर्न तो दोस्तों आपको पता ही है, ओवर अ टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता चले जाएगा। तो इसलिए हमें समझना होगा कि सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट 100%
सेफ तो रहती है लेकिन आपको ग्रोथ पे पुश नहीं कर पाती है। इसलिए आपको धीरे-धीरे अपने आप को ग्रोथ पे भी पुश करना होगा ताकि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सको आने वाले टाइम पे। अब हम जो हमारी तरफ से आपके लिए कुछ हमारी तरफ से आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट के कुछ टिप्स। पीपीएफ या कोई भी अन्य पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट की स्कीम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में यानी कि 1 से लेके 3 तारीख तक इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिले और कंपाउंडिंग का भी आपको बेनिफिट मैक्सिमम हो सके। सेकंड, पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस अकाउंट बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि शादी एजुकेशन के लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता है। थर्ड, इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखें। सिर्फ सेफ सेविंग में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अटकाइए मत। यानी कि देखिए, इमरजेंसी की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, इसलिए 6 से 12 महीने तक का खर्चा आपके पास लिक्विड फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में या फिर एफडीज़ में हमेशा होना चाहिए, ताकि आपकी कभी इमरजेंसी हो सके तो आपको इन पैसों को जो कि आपने पीपीएफ, एनएससी उनमें इन्वेस्ट करके रखा है, वो आपको निकालना ना पड़े। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ मॉडरेट इन्वेस्टमेंट के तरीकों पे, यानी कि अब हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट सेक्टर को जान लेते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट सेक्टर है क्या, इसमें क्या-क्या इन्वेस्टमेंट के तरीके हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमें अपने आप को उसमें पुश करना है तो हमें क्या-क्या करना होगा, ठीक है? तो यह सेक्शन वैसे बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी लेना पसंद नहीं करते हैं। इसमें इन्वेस्टर अपने पैसों को ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों देना चाहते हैं, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टर है वो मिक्स माइंडेड पर्सन होता है दोस्तों। वो अपने पैसों को सेव भी रख के चलना चाहता है, साथ ही साथ अपने पैसों को ग्रोथ करना चाहता है ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, राइट? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सेफ इन्वेस्टर से थोड़ा-सा अप माइंड जिसे कहते हैं अपग्रेड माइंडेड का बंदा है, जो कि हल्का-फुल्का रिस्क लेने से डरता नहीं है। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट के तरीकों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड, टर्म प्लान, डायरेक्ट स्टॉक, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और एफडी देखने को मिलती है। इसमें से हमने दोस्तों एफडीज़ तो पहले भी देख ली है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी हमने पहले भी देख लिया है, तो उसको हल्का-फुल्का जस्ट मैं डिस्कस करूँगा इसके अंदर, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक आसान और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, जहां आप एसआईपी के ज़रिए छोटी-छोटी रकमों से शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी मार्केट थोड़ा उतार-चढ़ाव को जो होता है, उसे दोस्तों एवरेज आप इसमें कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न का चांस आपको बना करके दे देता है। म्यूचुअल फंड का प्रमुख टाइप्स होते हैं जैसे इक्विटी टाइप्स, या जिसमें कि आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है डेब्ट फंड्स, यानी कि जो कि सेफ एंड स्टेबल होते हैं, और तीसरे होते हैं हाइब्रिड फंड जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग और अपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स सेविंग चाहते हैं तो आपको एलएसएस फंड भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप चूज़ कर सकते हो, और इसमें अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। लोगों को लगता है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक रिस्की होते हैं, लेकिन सही फंड और लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ अगर आप इसमें बने रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएशन का टूल बन सकते हैं। दूसरा आता है टर्म प्लान। टर्म प्लान का सबसे बड़ा प्लस यह है कि आप बहुत ही कम प्रीमियम में अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बना सकते हैं। आजकल मार्केट में कुछ टर्म प्लान सेविंग ऑप्शन के साथ भी मिल मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर के साथ-साथ एक अच्छी वेल्थ भी अच्छी मीन्स आप एक थोड़ा वेल्थ भी बना सकें, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ये प्लान बेकार है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म प्लान में को ज़्यादातर प्लान ऐसे ही होते हैं जो कि आपको सिर्फ सेफ्टी देते हैं फैमिली को, राइट? मीन्स अगर इन केस फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। अदरवाइज़ वो पैसा अदरवाइज़ आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, बट ये होता है कि आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब क्या धीरे-धीरे आप कुछ प्लान ऐसे भी आ गए हैं जिसमें कि आपको रिटर्न भी मिल जाता है, मीन्स आप सेफ्टी के साथ-साथ कुछ रिटर्न भी कमा सकते हैं, और अच्छे रिटर्न रेट के साथ। बट वो है कि उसका जो अमाउंट होता है, जो मंथली प्रीमियम होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू
कंपेयर टू अगर आप सेफ्टी प्लान लेते हैं तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? तो आपको मतलब ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ़ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है बल्कि एक पीस ऑफ माइंड है फैमिली के लिए। ज़रूरी होता है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दें, तो टर्म प्लान तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसे अवश्य लें। तीसरा है आपका डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सीधे किसी कंपनी में ओनरशिप ले सकते हैं और हाई रिटर्न का पोटेंशियल एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए बिना सॉलिड रिसर्च के, बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के इसमें इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। आजकल बहुत से इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा ही स्टॉक को एलोकेट करते हैं, ताकि ओवरऑल रिस्क मैनेजेबल रहे, राइट? कि मीन्स थोड़ा पैसा सेफ में इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में कर लिया, थोड़ा स्टॉक में कर लिया, जिससे क्या होगा ओवरऑल आपका बैलेंस बन जाएगा। अगर आप सही कंपनी स्पॉट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक आपकी वेल्थ क्रिएशन में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन और पेशेंस और मार्केट की नॉलेज भी मानता है। यह हाई रिस्क होता है, तो इसमें दोस्तों आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है, तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जनरली में काफ़ी एक्सेलरेट करके आपको डबल और ट्रिपल भी बना के दे सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एक अच्छी रिसर्च और एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आप खुद से पढ़ के ही इसमें इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोस्ट ऑफिस की स्कीम सरकार द्वारा सपोर्टेड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती हैं, जिनमें कि आपको फिक्स्ड और रिस्क फ्री रिटर्न देखने को मिलती है। अगर स्कीम्स की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको पीपीएफ हो गया, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स और एफडीज और सॉरी टीडीबी देखने को मिलते हैं, जो कि एटीसी के अंतर्गत टैक्स फ्री भी होते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी सिंपल होता है। या तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर कर लो, या फिर डिजिटली भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने पैसे को सेफली तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और मार्केट का रिस्क का टेंशन नहीं लेना चाहते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम बात कर लेते हैं अब मिस्टेक अलर्ट की, बट और पहले की तरह इसमें भी हम अपने कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। समीर जो कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखता है, राइट? जैसे कि हमने पहले स्टोरी में बताया था कि जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है उसमें समीर इन्वेस्ट करता है। तो समीर जो कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसे सेफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए मगर थोड़ा-सा अच्छा रिटर्न भी चाहिए। वह अच्छे से एनालाइज़ करने के बाद थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा स्टॉक, थोड़ा टर्म प्लान, थोड़ा पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे कि उसकी लिक्विडिटी भी बनी रहे और उसको पैसा मैनेज करने में मतलब उसका फंड भी बैलेंस बना रहे। इसमें दोस्तों आप चाहें तो स्टॉक को भी हटा सकते हो, ये स्टॉक कोई ज़रूरी नहीं है इस फंड के अंदर, बट आप हमारी एडवाइस लेके चले तो 5% तक स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है? अब रियलिटी ये है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी हाई होती है, लेकिन अगर आप गलत मार्केट टाइमिंग पर पैसे निकाल लेते हैं, जैसे कि मार्केट डाउन चल रहा हो, तो आपको पैसे लूज़ हो सकते हैं अगर आप उसमें पैसे निकालते हो, राइट? इसलिए लिक्विडिटी के साथ-साथ मार्केट कंडीशन और पेशेंस भी ज़रूरी है, और आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस अवश्य लें। और अदरवाइज़ हम फ्यूचर में इसकी वीडियो ज़रूर लेकर के आएँगे, जहाँ पर कि हम डिटेल में आपको समझाएँगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कब एग्ज़िट करना है, कब एंट्री करनी है, राइट? तब तक के लिए अभी हम जो बाकी जो चीज़ें हैं आपको खुद से थोड़ा बहुत पढ़नी होंगी, और एडवाइज़र की एडवाइस भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र की। वहीं जब समीर अपना टर्म प्लान चूज़ करता है, तो वह प्रीमियम उसके फ्यूचर को सिक्योर करता है मेडिकली, राइट? तो दोस्तों मेरी राय तो यही है कि अगर नॉट जस्ट ग्रोथ, सेफ इन्वेस्टमेंट के ज़ोन में जो भी लोग आते हैं, हाई रिटर्न ज़ोन में जो भी आते हैं, सबको टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए, और ये आजकल के टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी कम होता है, तो इतना महँगा भी नहीं पड़ता, तो अगर हो सके तो सेफ इन्वेस्टमेंट वाले बंदों को भी ये ज़रूर लेना चाहिए। बाकी अब इसमें मिस्टेक अलर्ट की हम बात कर लेते हैं।
कि इसमें हमें क्या मिस्टेक अलर्ट देखने को मिलता है कि अब जब भी आप इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त सिर्फ एक फैक्टर जो कि जैसे कि मतलब लो प्रीमियम हो गया, टैक्स बेनिफिट, आप हमेशा इस चीज़ पर फोकस ना करें, ठीक है ना? इस चीज़ पर फोकस करके चलना सही नहीं है। हर प्रोडक्ट के रिस्क, लिक्विडिटी, रिटर्न और प्रोटेक्शन को ढंग से समझो और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फाइनेंस सिक्योरिटी मतलब ये सब चीज़ें जो कि आपको समझ में आएँगी और फिर धीरे-धीरे आपका जो माइंड है, वो इस चीज़ में ब्रॉड होता जाएगा आप और अच्छे से इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक हो पाएँगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप ये नहीं कि भाई ये सेफ है और क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट बैग है। आप हमेशा इस चीज़ पे अटके ना रहें। अपने आप को थोड़ा-सा माइंड को ब्रॉड करने की कोशिश करें, तभी आप धीरे-धीरे अपने फंड्स को, अपने पैसों को बढ़ा पाएँगे। और हमारी तरफ से कुछ दोस्तों इसके अंदर टॉप टिप्स रहेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना ना भूलें। रीबैलेंस से मेरा मतलब है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स कर लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स लेते हैं तो 5% लें। तो अगर आप शुरू में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे-धीरे जब आपको लगे कि हाँ भाई, अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है, मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, 5%, 2%, तो धीरे-धीरे आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक की तरफ भी बढ़ाएँ। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई मेरा क्या कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, इनको रोक सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर महीने इसमें जमा ही करने हैं। आप इसमें पॉज़ भी कर सकते हैं, राइट? इसमें कोई भी नेगेटिव चार्जेज़ वो नहीं होते हैं अगर आप अपने फंडिंग्स को रोक देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है ना दोस्तों, आपका रिस्क और रिटर्न के बीच का सही बैलेंस बन जाता है और आपका फ्यूचर प्लान्स के लिए पोर्टफोलियो भी अपडेट होता रहेगा। सेकंड, हमारी तरफ से इसमें टिप्स ये रहेगी कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को ही अपनाएं, ठीक है? हर इंपॉर्टेंट लाइफ गोल जैसे कि शादी हो गया, बच्चों की एजुकेशन या अपना घर खरीदने के लिए अलग-अलग गोल को डिफाइन कर लें और उनके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को तैयार करें कि भाई मेरे को अगर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो मैं एक पीपीएफ ले लेता हूँ या एनएससी ले लेता हूँ या फिर कोई म्यूचुअल फंड चालू कर लेता हूँ और हर महीने उस पे पैसा धीरे-धीरे करके जमा करना चालू कर देता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर रहती है कि भाई ये पैसा तो मेरा फिक्स है जो कि मुझे अपने बच्चे के इन्वेस्टमेंट के लिए रखना ही रखना है। ठीक है? आप अपने आप को एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर लेते हो और अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि मैं और मेहनत करूँ ताकि और पैसा कमा सकूँ। इससे आपके फाइनेंशियल डिसीजन फ़ोकस रहते हैं और प्रैक्टिकली और आपके पास रियल लाइफ़ की जो नीड होती है, आप उसके साथ अलाइन रहते हो। मतलब आप अपने आप को फालतू खर्चों से बचा के रख पाते हो क्योंकि आपने पहले से ही कुछ माइंडसेट पहले से बना के रखा हुआ है कि भाई इतना पैसा मेरे बच्चे की इन्वेस्टमेंट में, शादी में मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट? अब हम हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यह ज़ोन उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को थॉटफुली ग्रो करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी नहीं डरते। जैसे बिजनेस माइंडेड लोग जो कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करने से चूकते नहीं हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं इन्हीं आइटम्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रादर देन सेफ इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करने के लिए। इस ज़ोन में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हाई रिस्क के साथ-साथ हाई पोटेंशियल भी रखते हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न तो देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी बना रहता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप सही रिसर्च, प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस रिस्क को मैनेज करें और उसमें इन्वेस्ट करें। ऐसे इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए मार्केट की हर अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और रिस्क और रिवॉर्ड के रिवॉर्ड्स का एक बैलेंस समझकर अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करते रहते हैं ताकि हर नए मौके पर उन्हें अच्छा ग्रोथ और अच्छा रिटर्न मिल सके। चलिए कुछ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं और इनके बारे में हम थोड़ा-सा अभी जान लेते हैं। बाकी इन डिटेल में इन फ्यूचर में वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड के ओह सॉरी पहले हम स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आप लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाई रिस्क टेकर के लिए यह एक एक्साइटिंग अरीना है। मोस्टली क्या होता है, हाई रिस्क टेकर प्रेफर करते हैं स्टॉक्स को चूज़ करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को
मतलब कॉन्फिडेंटली अपनाते हैं। और जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक्टिवली ट्रेड करके अपना कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं या और उसमें से एग्जिट कर लेते हैं। राहुल की कहानी, जो कि हमारा थर्ड कैरेक्टर है, राहुल की कहानी हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल लेसन है। उसने आईपीओ में अच्छा रिटर्न कमाया, लेकिन जब उसने फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में साथ मतलब अपना हाथ आजमाया तो बड़ा नुकसान भी उठाया। ठीक है ना। इससे ये क्लियर होता है कि एफ एन ओ हाई रिस्क और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया है। बिना कंप्लीट नॉलेज के और स्ट्रेटेजी की शुरुआत करना बिगनर्स के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। दूसरा है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का मौका देती है। चाहे आप प्लॉट खरीदें या फ्लैट, टियर टू सिटीज़ प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी रीजनेबल हैं। और जस्ट बिकॉज टियर वन में अभी जो कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुके हैं, तो टियर वन में तो ऑब्वियसली तो काफ़ी रिच पर्सन्स है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मीडियोकर पर्सन हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो आप टियर टू सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं अभी भी कई जगहों पर। जबकि मेट्रो सिटीज़ में तो आपको पता ही भाई बहुत महंगा हो चुका है, सो वहाँ अभी इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है इंडिविजुअली। इसलिए एप्रिसिएशन का पोटेंशियल आपको टियर टू में ज़्यादा देखने को मिलता है अभी भी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त आप हमेशा डिटेल में रिसर्च करें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थोरोली वेरीफाई करें और ज़रूरत लगे तो किसी ट्रस्टेड एक्सपर्ट या लीगल एडवाइस की गाइडेंस भी ज़रूर लें। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। यह अप्रोच आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचाती है और आने वाले जो भी हर्डल्स होते हैं उससे भी आपको दूर रखती है। इसके ऊपर भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों मैं डिटेल वीडियो इसके बाद जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। ठीक है ना। तब तक हम इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है आपका क्रिप्टो। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एक नया और बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह डिजिटल करेंसीज है, जैसे मतलब बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, ये आपने मार्केट और न्यूज़ में वगैरह सुना भी होगा, जिसका मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए सही है जो हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और मार्केट की फास्ट मूविंग नेचर को समझते हैं। यहाँ कभी-कभी सुपर हाई रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन बड़े लॉसेस का भी डर हमेशा बना रहता है। और मैं सच कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ तो ज़्यादातर मैंने देखा है क्या होता है, जो अगर मेन जो है बिटकॉइंस और इथेरियम ये काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा चुके हैं, मीन्स उसे खरीदना मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल है। सो अब जो लोअर सर्किट के जो कॉइन्स हैं उन्हें आप ले सकते हैं, बट उसमें है कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है अभी के टाइम में। अभी बिकॉज़ क्या है, वो जब तक ऊपर नहीं उठते हैं तब तक उसमें हाई रिस्क बना ही रहता है। इमोशंस का भी मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से एक लिमिट सेट कर लें कि उतना ही मैं लॉस झेल झेल सकता हूँ और उसके बाद मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, राइट? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च करना और उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेना या फिर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सच कहें तो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा वोलेटाइल है। एकदम से सॉरी एकदम से आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके अंदर डाउन फिगर्स आ जाती है और बहुत तेज़ी से ऊपर भी चला जाता है कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट या फिर किसी अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को आप अगर फॉलो करते हैं तो, राइट। तो चौथा है दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश का एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों से पैसा उधार लेती है। निवेशक इन बॉन्ड्स में निवेश करके कंपनी को समय समय पर निश्चित ब्याज पर कूपन प्राप्त करते हैं और बॉन्ड की परिपक्वता मतलब जब समय पूरा हो जाता है तो मूल राशि वापस पा लेते हैं। ये सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में थोड़ा अधिक जोखिम होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये प्राइवेट बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये प्राइवेट कंपनीज द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसलिए रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा कि अगर कोई कंपनी इस पर डूब जाती है भी इन बिटवीन, तो हो सकता है कि आपका पैसा भी उसमें डूब जाए। तो ये सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में बहुत अधिक जोखिम वाले होते हैं, इसलिए इनका रिटर्न भी आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश से नियमित आय मिलती है और ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो मध्यम जोखिम लेकर थोड़ा रिटर्न पाने की आशा रखते हैं। अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं, जो कि हम राहुल का जो थर्ड हमारा पर्सोना था, थर्ड कैटेगरी थी, उसको लेकर के चल रहे थे। राहुल जो कि हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर प्ले करके
मतलब हाई रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट प्ले करने से डरता है, नहीं है, राइट। वो रियल एस्टेट, स्टॉक और क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करता है। इस ज़ोन में उस आपको इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी अच्छा रिटर्न तो मिलता ही अच्छा, और अच्छे टाइम पीरियड पे आप उस पर एग्ज़िट भी कर जाते हो। इस चीज़ का भी इसके अंदर बेनिफिट बना रहता है। अब इसमें कुछ मिस्टेक आप कर सकते हो, उससे आपको कैसे बचना है दोस्तों, कि हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर सुपर हाई रिस्क के साथ-साथ सुपर हाई इमोशंस भी बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ कभी-कभी रिटर्न एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव मीन्स बहुत ज़्यादा अप्स भी जा सकते हैं, लेकिन डाउन फिगर्स भी उतनी ही जा सकती है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए इनमें इन्वेस्ट करते समय आपको मार्केट की अच्छी से समझ होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले से सेट रखो कि भाई मैं इतना ही लॉस झेल सकता हूँ, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊँगा, राइट? लाइक जितना पैसा आप लूज़ करने की हिम्मत रखते हो, उतना ही आपको लूज़ करना चाहिए, ऐस होप में नहीं कि भाई मैं थोड़ा और रुक के देखता हूँ। ऐसा करेंगे तो आप इमोशंस में बह जाएँगे और फिर आपको ज़्यादा लॉस लॉस हो सकता है। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं, बल्कि समझदारी के साथ, कैलकुलेटेड और अच्छी रिसर्च के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर जो हमारी टॉप टिप्स जो आपके लिए है, वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो या बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखें, राइट? कि अगर आप अगर ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं हाई रिस्क इन्वेस्टर बनूं और उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, तो हमारी राय आपके लिए यही रहेगी कि आप पहले से थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करें, अच्छे से पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और किसी की गाइडेंस नहीं ले रहे, तो हमारी राय यह रहेगी कि आप लोअर, जिसे कहते हैं ना, लोअर मार्जिन पे खेलना, लोअर मार्जिन पर ही खेलें। एक पहले से लिमिट सेट कर ले कि भाई मैं इतना ही लॉस झेल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा पर मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड और टर्म प्लान पहले से तैयार होनी चाहिए आपके लिए, तो ही रिस्क लेने की आप हिम्मत करना दोस्तों। क्योंकि क्या है, टर्म प्लान्स जो कि आपकी लाइफ़ की फैमिली मेडिकली सिक्योरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमरजेंसी फंड आपकी किसी भी इमरजेंसी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ को आपको पहले से अलग रखना है, उसके बाद ही आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर लें। इसे बिना पैसे खोए मार्केट का फ़ील आता है, और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आपकी जो आपने अभी तक आपने पढ़ा है, उसको टेस्ट करने का मौका आपको मिल जाता है। तो यानी कि क्या होता है ना दोस्तों, कई सारे जो ऐप्स हैं, वो आपको ये ऑप्शन देती हैं कि आप बिना पैसे लगाए भी ट्रेडिंग कर सको। इससे क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई अगर मैं मार्केट में कल को पैसा लगाता हूँ, तो वहाँ किस तरीके का माहौल होगा, ठीक है ना? आपकी जो भावनाएँ होंगी वो किस तरह से उसमें फिर बह सकती हैं, आपका जो दिमाग है किस तरह से सोच सकता है, इस चीज़ को खेलने का आपको वहाँ पर प्रॉपर मौका मिलता है अपने आप को टेस्ट करने का। एक रियल एनवायरनमेंट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना? तो हाई रिटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही इंडस्ट्री एंट्री करें, राइट? और हमेशा इम्पल्सिव या इमोशनल डिसीजन ना लें। इस चीज़ से बचना है आपको। इम्पल्सिव मीन्स आपको जो भावनाओं में बहकर कि यार नहीं, नहीं यार इस बार तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा, इस तरीके के डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें, मार्केट की रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग पे टाइम स्पेंड करें अच्छे से, और डिसिप्लिन लाएँ अपनी हर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, हर रिसर्च के ऊपर और अपनी हर पढ़ाई के ऊपर, ताकि आप अच्छे से आपको उसमें नॉलेज मिल सके, और तभी आप उसमें आप एक फ्रूटफुल रिवॉर्ड के साथ आप मार्केट से एग्ज़िट कर सकें, ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर सेल्फ टेस्ट एंड रिस्क अवेयरनेस क्विज़, दोस्तों अगर आप क्लियर नहीं हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, अभी भी अगर आपको ये डाउट है कि यार नहीं, मुझे अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं, ऑल्दो हमने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में समझाया है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, किस ज़ोन में आते हो, और आपको उसी ज़ोन को पकड़ के धीरे-धीरे अपने आप को नेक्स्ट ज़ोन में पुश करना है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं। उस क्वेश्चंस को आपको अपने आप के लिए अपने आप से पूछना है, जिससे कि आपको अपने आप ही आइडिया लग जाए कि आप किस ज़ोन में आते हो, राइट? तो पहला क्वेश्चन ये है, वो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपको पैसा लूज़ होने का डर है? अगर है, तो यानी कि आप सेफ ज़ोन में ही इन्वेस्ट करने के काबिल हो, और धीरे-धीरे उसमें इन्वेस्ट करने के बाद फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म में जब आपको लगे यार अब जाके मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, थोड़ा-सा
ग्रोथ इन्वेस्टर बनने के लिए, तो उसके बारे में पहले से अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और फिर अपने आप को पुश करना है ग्रोथ के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि आपको इन्वेस्टमेंट से कैसा रिटर्न चाहिए? मीन्स आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मॉडरेट चाहिए या फिर सेफ रिटर्न चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादा रिटर्न चाहिए ऑब्वियस सी बात है, तो दोस्तों आप हाई रिस्क लेने के काबिल हो। अगर आप चाह रहे हो नहीं यार थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टर का कैटेगरी अपनानी चाहिए, जबकि सेफ में आपको सेफ इन्वेस्टर की कैटेगरी को अपनाना चाहिए। क्या आप मार्केट के हाई फ्लो को की मेंटालिटी या फिर जो भी उसमें पर तनाव होता है उसको झेल सकते हैं? यदि हाँ, मतलब आपको लगता है नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हाई रिस्क लेने के काबिल हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत मायने रखती है ये चीज़ें, तो आप मॉडरेट यानी कि ग्रोथ लेवल के इन्वेस्टर, और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरते हैं, तो स्ट्रिक्टली आपको अपने आप को सेफ मोड पर ही रखना है बहुत लंबे पीरियड तक, और फिर धीरे-धीरे जब आपका माइंड अपने पैसे को बढ़ते हुए देखता है, तब जाके ही आप अपने आप को अपने माइंड को एक्सपेंड कर पाएँगे नेक्स्ट ज़ोन में जाने के लिए। ठीक है ना? इन तीनों सवालों के जवाब से आप ऑनेस्टली अपने आप को द जवाब दीजिएगा, तो आपको हमारी गारंटी है कि आपको अपने आप को पता लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। ठीक है? कुछ गलतियाँ दोस्तों जो हर कोई इन्वेस्टर करता है, आपको वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं दोहरानी है। वो हम आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि फ्रेंड्स के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। मीन्स सिर्फ़ दोस्तों और रिलेटिव्स की बातों में आकर ऐसा नहीं कि आपने उस पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, पर्टिकुलर रियल एस्टेट, पर्टिकुलर कोई स्कीम आती है उसको उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सॉरी। आपको उसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है, उसके प्रोस एंड कॉन्स अच्छे से जानने हैं, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा, डबल पैसा वाली स्कीम से आपको बचकर रहना है। बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती है दोस्तों जो आपको आपको ऐसा डबल करने का प्रॉमिस करती हैं, और ऐसी स्कीम में क्या दोस्तों क्या होता है ना, आपको ज़्यादातर फ्रॉड ही मिलेगा और हाई रिस्क टेकिंग होती है। तो ऐसे आपको इन पॉलिसी से बचकर रहना है। अगेन आप अच्छे से रिसर्च करें तभी जाकर के उस पॉलिसी के बारे में डिसीजन लें कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। जितना समझो उतना ही इन्वेस्ट करो। मीन्स अगर आपको ये लगता है कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना मैं बेयर कर सकता हूँ, तो आपको उतना ही इन्वेस्ट करें, ठीक है ना? अपने मन के अकॉर्डिंग ज़बरदस्ती अपने मन के साथ बिल्कुल नहीं करना है कि भाई कोई बात नहीं मैं कर ही लेता हूँ, देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि पैसा आपकी मेहनत का है, उसे बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में लॉजिकल डिसीजन ले पाओगे और अननेसेसरी रिस्क से बच पाओगे। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और इस वीडियो के अंत में बस हम यही कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है, ये आपकी जर्नी है, ठीक है ना? जो कि सिर्फ आपके फाइनेंशियल गोल और आपकी इनकम और आपकी रिस्क कैपेसिटी से जुड़ी हुई होती है। अगर आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट प्लान रिव्यू करते हैं और हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि यार ये इससे मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में आकर के अगर आपको कुछ भी नई जानकारी चाहिए या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जानकारी चाहिए, तो भी आप हमारे साथ कमेंट में लिख सकते हैं। हम पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर वीडियो लेकर के आएँगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि